Recording in progress. हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भविष्य शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड इनर वेलनेस एक्सपर्ट, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं, बहुत ही जीवन उपयोगी बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने, जिसको पढ़कर दुनिया के लाखों लोगों ने अपने जीवन में बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन किया है, अपने लक्ष्यों को सबकॉन्शियस माइंड के पावर का उपयोग करके हासिल किया है। और हम भी वही सीखकर हमारे जीवन में अच्छी हेल्थ, अच्छे रिश्ते, अनलिमिटेड धन, बहुत सारे जो हमारे दूसरे लक्ष्य हैं, अच्छा घर, गाड़ी, वैकेशन या फिर कंट्रीब्यूशन के गोल, जहाँ पर हम सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर का उपयोग करें, ये हम सीखने जा रहे हैं। और वहाँ पर हम आगे बढ़ चुके हैं चैप्टर 10 में, जहाँ पर हम कैसे अनलिमिटेड धन को, प्रॉस्पेरिटी को, अबंडेंस को हमारे जीवन में लेकर आएँ और उस जर्नी में कहाँ पर हम अटक रहे हैं, ऐसी कौन-सी लिमिटिंग बिलीफ्स है, जो हमें हमारे जीवन में हमारे मन चाहे धन या फिर पैसों को आकर्षित करने से रोक रही है, उसे हमने ऑलरेडी देखा है कल के और उसके पहले वाले सेशन में। और आज हम कैसे उन लिमिटिंग बिलीफ से बाहर आकर अनलिमिटेड धन को, प्रॉस्पेरिटी को, अबंडेंस को हमारे जीवन में लेकर आए, ये हम सीखने जा रहे हैं, राइट? तो कितने लोग एक्साइटेड हैं अपने जीवन में अनलिमिटेड, अपने मन चाहे धन को आकर्षित करने के लिए? अगर एक्साइटेड हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें EX। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और स्टार्ट करते हैं सीधे ही बुक रीडिंग, क्योंकि कल के सेशन में हमने सारी लिमिटिंग बिलीफ्स के बारे में बात की थी, राइट? और हम जान चुके हैं वो लिमिटिंग बिलीफ्स क्या है। वहां पर हमने असाइनमेंट भी किया था कि इनमें से कौन सी लिमिटिंग बिलीफ्स है जो मेरे माइंड में पड़ी हुई है, ऐसे विचार, ऐसे थॉट्स, जिसके कारण मैंने खुद ही अपने जीवन में पैसों को आने से रोका है, राइट? और आज आगे बढ़ेंगे उस सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बुक रीडिंग। तो वैज्ञानिक चिंतक धन की ओर कैसे देखता है? मान लें आप सोने, चांदी, जस्ते, तांबे या लोहे की समृद्ध खदान खोज लेते हैं। क्या आप ये ऐलान करेंगे कि ये चीजें बुरी हैं? जाहिर है नहीं। सारी बुराई इंसानों की अंधकारमय समझ, अज्ञान, जीवन के झूठे विश्लेषण और अवचेतन मन के दुरुपयोग के कारण पैदा होती है, राइट? तो हमने कल भी यही देखा कि कैसे हम हमारे आसपास के वातावरण से, हमारे एक्सपीरियंसेस से धन संपत्ति को लेकर लिमिटिंग बिलीफ्स पाल लेते हैं, अनजाने में ही पाल लेते हैं, राइट? तो लेकिन क्या इससे पैसा खुद बुरा हो जाता है? नो, आंसर इज एब्सोल्युटली नो, राइट? आप उसका प्रयोग कैसे करते हैं, उसका उपयोग किस तरीके से करते हैं, उसके ऊपर निर्भर होता है। और वो उपयोग करने के लिए अगेन आपकी सोच, आपकी बिलीफ भी उसके अनुसार ही आप उसका उपयोग करने वाले हैं, राइट? तो चीज कोई भी बुरी नहीं होती है, राइट? चीज अपनी जगह पे वो न्यूट्रली होती है। पैसा हमेशा न्यूट्रल है, वो ना अच्छा है ना बुरा है। अगर ऐसा होता तो फिर जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं वो अमीर कभी नहीं बनते, राइट? तो पैसा न्यूट्रल है, वो ये नहीं देखता है कि मुझे सही तरीके से कमाया जा रहा है या नहीं। वो सिर्फ इतना ही देखता है कि मुझे आकर्षित करने के लिए वो आकर्षित करने वाले व्यक्ति की कोर बिलीफ मनी को लेकर क्या पड़ी हुई है, राइट? और उसी के अकॉर्डिंग जितनी स्ट्रांग उसकी वो बिलीफ होगी, उसके अकॉर्डिंग वो आकर्षित होकर उसके जीवन में चला जाएगा, राइट? हालांकि उसके कर्मा के कॉन्सिक्वेंसेस तो आएंगे, लेकिन वो डिफरेंट चैप्टर है, राइट? पैसा, क्योंकि पैसा खुद एक न्यूट्रल है, राइट? तो वो उसे नहीं देखता है। क्योंकि धन एक प्रतीक है, इसलिए हम लेन देन के साधन के रूप में उतनी ही आसानी से
जस्ते या टीन या किसी अन्य धातु का इस्तेमाल कर सकते हैं। 20वीं सदी में अमेरिकी सिक्के, डाइम और क्वार्टर चांदी से बनते थे। उसमें 10 या 25 सेंट मूल्य की भी चांदी होती थी। फिर सरकार उन्हें ज्यादा सस्ती धातु से बनाने लगी। इसके बाद भी क्वार्टर का मूल्य 25 सेंट ही रहा, हालांकि इसकी धातु का मूल्य इससे कम था। राइट? तो मूल्य किससे तय हुआ? उसके ऊपर जो लिखा हुआ था अमाउंट, राइट, उससे हुआ। जो छपा हुआ था उस सिक्के के ऊपर, राइट, बल्कि उसके अंदर जो धातु का इस्तेमाल किया गया था उसकी वैल्यू उससे कम थी। राइट? तो कोई भी भौतिक शास्त्री आपको बता देगा कि एक धातु और दूसरी धातु के बीच इकलौता अंतर इसके परमाणुओं में प्रारंभिक कणों के प्रकार और संख्या का है। किसी धातु के टुकड़े पर कणों की धारा छोड़कर आप इसे दूसरी धातु में बदल सकते हैं। तो कीमियागरों ने सस्ती धातुओं को सोने में बदलने का सपना देखा था, लेकिन उससे क्या? सोना जस्ते से ज्यादा गुणवान या बुरा नहीं है। ये तो भिन्न धातुएं हैं जिनके गुण भिन्न है, बस इतनी सी बात। और लंबे इतिहास के कारण ही सोने को खास कीमती समझा जाता है, और यही वजह है कि लोग इससे जस्ते से ज्यादा प्रेम या नफरत करते हैं। राइट? तो धातु अपने आप में न्यूट्रल है। हम उसे कौन सी वैल्यू देते हैं उससे वो तय होता है कि वो कितनी कीमती होगी। राइट? हम जस्ते को सोने जितना वैल्यू नहीं देते। राइट? हम सोने को ज्यादा वैल्यू देते हैं, इसीलिए जस्ते के गहने नहीं बनाते, सोने के वैल्यू गहने बनते हैं। उसी को बैंक बैंक में रखने पड़ते हैं। जस्ता तो कहीं पे भी पड़ा हो, हमें उसके लिए डर नहीं रहता है कि ये कोई चोरी करके ले जाएगा। तो वो वैल्यू डिसाइड कहाँ से हुई? वो वैल्यू किसने दी उसको? वो वैल्यू हमने दी। राइट? तो सोना अगर वैल्यूएबल है तो वो वैल्यू मानव जाति ने दी है उसको, वरना यूनिवर्स ने तो सबको समान रूप से ही बनाया है। राइट? जस्ते को भी बनाया जैसे, वैसे ही सोने को बनाया। सोने को वैल्यूएबल इंसान ने बनाया है अपनी सोच से। राइट? तो फिर आवश्यक धन कैसे आकर्षित करें उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो कई साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में एक युवक से मिला। उसने मुझे बताया कि उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। वह विज्ञान की क्लासों में गया और उसका प्रदर्शन बहुत बढ़िया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज का खर्च उठाना उसके बूते से बाहर था। उसके माता पिता मर चुके थे। अपना पेट पालने के लिए उसे स्थानीय अस्पताल में डॉक्टरों के ऑफिस की सफाई की। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे विजुअलाइजेशन और अपने इनर पैशन की जो एनर्जी है उसके कारण कैसे उसने ये मैनिफेस्ट किया, तो अपना फोकस पूरा यहाँ पे लेके आए। तो मैंने उसे बताया कि जमीन में बोया गया बीज अपनी तरफ हर उस चीज को आकर्षित करता है जिसकी इसे सही तरीके से उगने में जरूरत होती है। उसे तो बस बीज से सबक लेना था और अपने अवचेतन मन में अपेक्षित विचार का बीज बोना था। तो क्या किया उसने? हर रात सोने से पहले यह युवक एक मेडिकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट की तस्वीर देखता था। राइट? तो यहाँ पर उसने क्या किया? जो हमने टेक्निक सीखे हैं सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने की, वहां पर जो तस्वीर वाली टेक्निक थी उस तकनीक का उसने इस्तेमाल किया। वहां पे उसने क्या किया कि मेडिकल, उसको जो डॉक्टर बनना था उसके लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता था, उस डिप्लोमा मेडिकल सर्टिफिकेट की जो तस्वीर थी उसमें उसने अपने नाम को बड़े बड़े अक्षरों में विजुअलाइज करना शुरू किया। राइट? तो वो उस सर्टिफिकेट की तस्वीर को हर रात सोने जाने से पहले देखता था, जिसमें अपने नाम को वो वहां पे लिखा हुआ देखता था। और उसे डिप्लोमा की बहुत ही स्पष्ट और विस्तृत तस्वीर देखने में जरा भी मुश्किल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वह दिन में डॉक्टरों की ऑफिसों में उनकी दीवारों पे टंगे हुए फ्रेम के लिए डिप्लोमा की धूल साफ करके उन्हें चमकाता था। तो उसके ब्रेन के पास क्लियर कट तस्वीर थी कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट मेडिकल का कैसा होता है। राइट? इसीलिए मैंने शुरुआती सेशंस में कहा था कि पहले अपने व्हाट एंड व्हाई को क्लियर कर लो और उसकी क्लियर कट तस्वीर बना लो। और अगर वो इमेजिनेशन में अभी आपके माइंड में नहीं आ रही है
तो गूगल बाबा की मदद लो, क्योंकि गूगल गूगल बाबा आपको हर चीज की तस्वीर दे देगा, राइट। फिर उसको एडिट करके वहां पे अपना नाम लगा लो, राइट। ये एक्सरसाइज आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, राइट। आपका बच्चा एग्जाम दे रहा है और वहां पर आप चाहते हैं या और आपका बच्चा भी चाहता है कि वहां पर 95% मेरे आ जाए, राइट। तो कौन से सब्जेक्ट में कौन से मार्क्स रहेंगे, वो सारी चीजें, वो स्कूल का, उसके स्कूल का जो रिजल्ट रहता है उसकी तस्वीर निकाल लो आप। उसके भी इमेजेस आपको गूगल में मिल जाएंगे। वो निकाल के वहां पे हर सब्जेक्ट के सामने उसका ग्रेड या फिर मार्क्स वहां पे डाल दो। सबसे पहले ऊपर बच्चे का नाम भी वहां पे लिख लो, राइट। और फिर उसकी जो जेरोक्स है, कलर जेरोक्स निकाल के बच्चे के जो स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका दो। ऐसी हर जगह पे चिपका दो जहां पे आपका बच्चा सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। उसके सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज बार बार उससे जाता रहेगा कि उसे 95% के लिए मेहनत करनी है, राइट। साथ ही वो रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट वाले दिन को विजुअलाइज करें जहां पर टीचर जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है आपके बच्चे को, और आपको एज पेरेंट भी वो आपको बोलते हैं आपका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, वेरी गुड, कीप इट अप। ये रिजल्ट आप अपने नियर एंड डियर वंस को, रिलेटिव्स को फोन पे सुना रहे हो, आपके फैमिली ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप में आप वहां पे डाल रहे हो, और वहां पे लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स आपको कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आपके बच्चे के फ्रेंड्स उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। ये सारी चीजों को विजुअलाइज करो, फिर देखो मिरेकल होता है कि नहीं, राइट। अभी यहाँ गुजरात में अभी बोर्ड के गुजरात बोर्ड के रिजल्ट्स आए हैं। तो यही चीज आप कर सकते हो अपने बच्चे के लिए। कितने लोग करेंगे? आप अपने बच्चे को ये टेक्निक सिखा दो डे वन से। जैसे ही स्कूल स्टार्ट होता है, नया सत्र शुरू होता है, तभी से उसके मन में ये विचार डाल दो कि अब की बार तुम्हें इस साल इतने परसेंटेज अगर तुम्हें लाने हैं, तो फिर वो परसेंटेज का भी एक बोर्ड बना के डाल सकते हो। मेरी बेटी ने किया था जब वो 10th में थी, उसने 95% लिख के वो बोर्ड अपने स्टडी टेबल के ऊपर चिपका दिया था, राइट। तो ये 95% क्या है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड पता है, क्योंकि वो बोर्ड भी मैंने नहीं बनाया था, मैंने उसी को बोला कि तुम खुद बनाओ। आपके बच्चे को बोलो वो बोर्ड बनाने के लिए, आप मेहनत ना करें, क्योंकि वो बोर्ड बनाते वक्त उसके मन में जो फीलिंग रहेगी ना, वो फीलिंग ही मैनिफेस्टेशन करेगी। तो उसी को बनाने दो वो बोर्ड, आप उसको गाइड कर सकते हो, लेकिन उसी को बनाने दो कि बेटा ऐसा बोर्ड बनाओ। और वो बोर्ड इतना बड़ा होना चाहिए कि वहां पे वो क्लियर कट परसेंटेज दिखे। तो एक रिजल्ट का बोर्ड बना लो और एक 95% का भी बोर्ड बना लो। जितने भी परसेंटेज आप चाहते हैं, आप 99 भी लिख सकते हो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। और आपके बच्चे के स्टडी टेबल के ऊपर उसे चिपका दो, राइट। आगे चलकर अगर उसके माइंड में क्लैरिटी है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, राइट, मान लो कि उसे किसी मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो अपने सिटी की या अपने स्टेट की कौन सी बेस्ट मेडिकल कॉलेज में मुझे जाना है, उस मेडिकल कॉलेज की फोटो भी निकालो गूगल से और उस फोटो को भी चिपकाओ विजन बोर्ड पे। रिजल्ट को चिपकाओ, उस मेडिकल कॉलेज, उस इंस्टीट्यूट की फोटो को चिपकाओ, और ये 95% वाला जो है उसको भी वहां पे चिपकाओ, विजन बोर्ड बनाओ। और रोज रात को सोने जाने से पहले विजुअलाइजेशन करवाओ अपने बच्चे से, मिरेकल होगा।
कई स्टूडेंट्स ने इसी तरीके से अपने माइंड को पूरी तरह से शिफ्ट किया है। एग्जाम का फोबिया चला जाता है इससे, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये विजन बोर्ड उसको अंदर से प्रेरित करता रहता है, इंस्पायर करता रहता है मेहनत करने के लिए, और यही प्रेरणा उसे मेहनत कराती है। और ये मेहनत के कारण फिर एग्जाम को लेकर, अपने रिजल्ट को लेकर उसके मन में जो एंजाइटी है, फियर है या कोई भी फोबिया है, वो फोबिया को वो उत्पन्न ही नहीं होने देता। आपका बच्चा स्टडी को लेकर पूरा कॉन्फिडेंट ही रहता है। यही तो चाहिए ना एज पेरेंट, हमें और क्या चाहिए? कि बच्चा कॉन्फिडेंटली पढ़े, पैशनेटली पढ़े। कर सकते हैं, राइट? तो ये एक एग्जाम्पल था, राइट? ये हम हमारे जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए यही टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या किया उस युवक ने और उसके साथ क्या हुआ? तो वह दिन में डॉक्टरों के ऑफिसों में दीवारों पे टंगे फ्रेम किए हुए डिप्लोमा की धूल साफ करके उन्हें चमकाता था। उनकी सफाई करते समय वह उन्हें गौर से देखा करता था, राइट? तो लगभग 4 महीने तक हर रात वह तस्वीर वाली टेक्निक आजमाता रहा। फिर जिस डॉक्टर के ऑफिस की वह सफाई करता था, उसने उससे पूछा कि क्या वह इसका सहयोगी बनेगा? क्या तुम मेरे असिस्टेंट बनोगे? और डॉक्टर ने उसे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजने का खर्च भी उठाया। उसको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेज दिया उसको, जहां उसने बहुत सी चिकित्सा संबंधी योग्यताएं सीखी, जो बेसिक स्किल थी मेडिकल की, वहां पे उसने उसको सीखा। इसके बाद डॉक्टर ने उसे अपना असिस्टेंट बना लिया। वह इस युवक की प्रतिभा और संकल्प से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे बाद में मेडिकल कॉलेज भेजने में भी मदद की। और आज वह युवक मॉन्ट्रियल कनाडा में एक शीर्षस्थ डॉक्टर है, राइट? और इसीलिए मैंने बोला था कि सिर्फ अपना व्हाट एंड व्हाई ही क्लियर करो, हाउ ये कैसे होगा उसमें अपना लॉजिक कभी भी मत लड़ाना। अगर इस युवक ने हाउ में अपना लॉजिक लड़ाया होता, तो आपको क्या लगता है वो डॉक्टर बन पाता? वो गरीब था, माँ बाप भी नहीं थे, पढ़ाई का खर्चा उठाने की उसमें क्षमता ही नहीं थी, फिर भी सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर का उपयोग करके उसने वो पा लिया अपने जीवन में जो उसको पाने की इच्छा थी। वो डॉक्टर बनना चाहता था, और उसके सामने सिर्फ एक ही क्लैरिटी थी, मुझे डॉक्टर बनना है, बस। उसने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे बनूंगा, राइट? तो उसके फेथ ने, उसके पैशन ने, उसके संकल्प बल ने उसके सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से एक्टिवेट कर दिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसकी और उसकी फेवर में काम करने लगा, और ऐसे सर्कमस्टेंसेस को उसके जीवन में लेके आया कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बाद वो डॉक्टर बन गया। तो इस युवक को सफलता इसलिए मिली क्योंकि उसने आकर्षण का नियम सीख लिया था। उसने ये जान लिया कि अपने अवचेतन मन का सही तरीके से प्रयोग कैसे करना है। इसमें युगों पुराना वह नियम शामिल है जो कहता है, अंत को स्पष्ट रूप से देखने के बाद आप उस अंत की प्राप्ति के साधन की इच्छा करते हैं। इस सेंटेंस को आप लिख लीजिए अभी अपने जर्नल में। तो अंत में उसे क्या करना था? उसे डॉक्टर बनना था, बस। तो अपने नाम वाला मेडिकल डिग्री का सर्टिफिकेट उसने देख लिया, बस। और बार बार उसे देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, हर रात सोने जाने से पहले। और अपने सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल मैसेज देता रहा, देता रहा, देता रहा। वहां पर उसने ये नहीं सोचा कि ये कैसे होगा। तो वह डॉक्टर बनने की कल्पना कर सकता था, इसकी तस्वीर देख सकता था,
और इसकी वास्तविकता महसूस कर सकता था और वह इस विचार के साथ जिया जहां पर उसने एक भी सिंगल थॉट क्रिएट नहीं किया कि ये कैसे होगा। उसने अपने डॉक्टर बनने के सपने को जीवित रखा, बनाए रखा उसे हमेशा पोषण दिया और प्रेम किया। राइट? तो आप जिस किसी से भी प्रेम करेंगे उसे आकर्षित कर लेंगे अपने जीवन में। शर्त ये है कि उसको लेकर आपके माइंड में एक सिंगल नेगेटिव थॉट नहीं होना चाहिए। तो आखिरकार तस्वीर देखने के कारण यह विचार उसके अवचेतन मन की परतों को भेदकर पहुंच गया और यही विश्वास बन गया। इस विश्वास ने उसकी और हर चीज को आकर्षित किया, हर उस चीज को आकर्षित किया जो उसके सपने को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी थी। राइट? तो तस्वीर की टेक्निक का एक और एग्जाम्पल आज लेखक ने इस चैप्टर में दिया है। तो इस टेक्निक का आप उपयोग कीजिए। मिरेकल हुए हैं लाखों लोगों के जीवन में। अगर उनके सपने पूरे हुए हैं, इस युवक का सपना पूरा हुआ, तो आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। बशर्ते उस टेक्निक को मैं सही तरीके से फॉलो करूं। राइट? तो आज और डीपर डाउन लेकर जा रहे हैं। लेखक अभी तो अपना पूरा फोकस सेशन पर लेकर आए। अगले आधे घंटे के लिए अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको साइड में रख दो, क्योंकि बहुत डीपर इंसाइट नेक्स्ट जो आने वाला है टॉपिक, उसमें आपको मिलने वाला है। अपने वीडियोस को ओपन कर लीजिए और अपना पूरा ध्यान यहाँ पर लेकर आए। यस। कुछ लोगों की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ती? मान लीजिए आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, आपको लगता है कि आपको कम तनख्वाह मिलती है। आप इस बात से चिढ़ते हैं कि आपके बॉस आपको महत्व नहीं देते हैं। आप लगातार सोचते हैं कि आप ज्यादा तनख्वाह और महत्व के हकदार हैं। अपने बॉस के प्रति मानसिक विरोध रखकर आप अवचेतन रूप से उस कंपनी से अपने बंधन तोड़ रहे हैं। आप एक प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। नतीजा ये होगा कि एक दिन आपका बॉस आपसे कहेगा, हमें आपको निकालना पड़ेगा। सच तो ये है कि एक तरह से आपने ही खुद को निकलवाया है। मोस्ट ये आई ओपनिंग है। राइट? तो इसीलिए हम जो भी हमारे जीवन में पाना चाहते हैं, उस परिस्थिति के लिए अभी वर्तमान जो परिस्थिति है, उस लक्ष्य की, उसके लिए ग्रेटफुल होने के लिए कहा गया है। कि माना कि अभी आपको पर्याप्त तनख्वाह नहीं मिलती है, जो आप डिजर्व करते हो, लेकिन आप पाना तो चाहते हैं ना ज्यादा तनख्वाह। आप चाहते हैं कि मेरी सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख हो जाए। तो पहले आपको जो 1 लाख मिल रहा है तनख्वाह, उसके लिए क्या आप ग्रेटफुल हैं? वो तनख्वाह जो आपको दे रहा है, वो कंपनी, आपका बॉस, क्या आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं? इसीलिए कहा था कि ग्रेटिट्यूड इज अ मास्टर की ऑफ मैनिफेस्टेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से आपके जीवन में प्रयोग करने की ये मिरेक्युलस टेक्निक है, वो है ग्रेटिट्यूड टेक्निक। राइट? ये हमने जादू बुक रीडिंग सेशन में भी देखा था कि अगर अपनी ड्रीम जॉब को आप हासिल करना चाहते हैं, तो पहले अपनी वर्तमान जॉब के लिए कृतज्ञ हो जाओ।
अपनी वर्तमान जॉब को लेकर अगर आप शिकायत के भाव में रहोगे, तो कभी भी अपनी ड्रीम जॉब को आप आकर्षित नहीं कर पाओगे। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं, तो अभी से आपके काम के प्रति कृतज्ञ हो जाओ, क्योंकि यही काम से आपको 1 लाख तनख्वाह मिल रही है अभी आपको। हालाँकि वो काम करना आपको पसंद नहीं है, या फिर आप उतना काम करते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि मैं इससे ज़्यादा सैलरी डिज़र्व करता हूँ, मुझे नहीं मिल रही। लेकिन आप डिससैटिस्फैक्शन के, शिकायतों वाले भाव में रहेंगे, तो कभी भी अपनी सैलरी बढ़ा नहीं पाएँगे, क्योंकि आपके भीतर से रेडिएट क्या होगा? डिससैटिस्फैक्शन रेडिएट होगा। तो जो रेडिएट होगा वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। फिर आप ऐसे और सर्कमस्टेंसेस को अपने जीवन में आकर्षित कर लेंगे, जहाँ पर आपको और डिससैटिस्फैक्शन मिले। प्रमोशन दूर की बात है, आपका डिमोशन हो सकता है, या फिर आपकी नौकरी जा सकती है। और फिर जैसे ही वो डिमोशन होगा या नौकरी जाएगी, आप और डिससैटिस्फैक्शन फील करेंगे, और ज़्यादा शिकायतें करेंगे, तो फिर ऐसे ही भाव आप रेडिएट करेंगे, तो फिर आप अभी जो नौकरी थी, उससे भी कम तनख्वाह वाली नौकरी को आकर्षित करेंगे। ये एक विष चक्र बन जाएगा, और आप सोचेंगे, पता नहीं मेरे साथ मेरे जीवन में अच्छे दिन कब आएँगे, पता नहीं मेरे मुझे ड्रीम जॉब क्यों नहीं मिल रही है, आखिर मेरे से गलती क्या हो रही है? मैं तो इतना कैपेबल हूँ, मेरी इतनी स्किल्स है, मैं इतना मेहनती हूँ, लेकिन मेरे जीवन में धन आकर्षित क्यों नहीं हो रहा? क्यों मेरे जीवन में मेरी ड्रीम जॉब आकर्षित नहीं हो रही है? क्यों मुझे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी नहीं मिलती? क्यों मुझे अच्छा बॉस नहीं मिलता? चेक योर फ्रीक्वेंसी। ये सारा खेल फ्रीक्वेंसी का है। चेंज योर फ्रीक्वेंसी, चेंज योर लाइफ। जैसे ही फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी वाली फ्रीक्वेंसी रेडिएट होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी फेवर में काम करने लगेगा, और सारी चीजें जिग्सो पजल की तरह अपने आप ठीक हो जाएगी, अपने आप सेट हो जाएगी, वहां पे फॉल करने लगेगी सारी चीजें अपनी जगह पे। और आपको लगेगा, यार ये इतनी इजीली कैसे हो गया? वो आप ही ने किया है। तो चॉइस आपकी है कि आप क्या अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए पहले अपने भावों को, अपनी फीलिंग को चेक करो, और अगर वो उसके विपरीत भाव उत्पन्न हो रहे हैं आपके माइंड में, तो पहले उसे सुधार लो, ग्रेटफुल हो जाओ, ग्रेटिट्यूड के भाव में आ जाओ, ताकि आपका मन, आपका हृदय पॉजिटिव भावों से भर जाए। राइट? क्लियर? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। यस, वेरी गुड। तो आपका बॉस तो सिर्फ एक साधन के रूप में काम कर रहा है, जिससे आपकी ही नकारात्मक मानसिक अवस्था की पुष्टि हुई है। यह क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम का एक उदाहरण मात्र है। न्यूटन का थर्ड लॉ, कॉज एंड इफेक्ट का नियम हर समय काम कर रहा है। यहाँ पर कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। हर क्रिया आपका विचार है, और प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन की है। राइट? तो आपकी अमीरी की राह में कौन सी ऐसी बाधाएं और अवरोध है? उन अवरोधों को थोड़ा और डीप में समझते हैं। तो समय-समय पर आपने शायद किसी को कहते सुना होगा, जो भी ढेर सारे पैसे कमाता है, वो हमेशा बदमाश होता है। ये ऑलरेडी लिमिटिंग बिलीफ कल के सेशन में हमने देख ली है, राइट? कि हमेशा गलत तरीके से ही पैसा अमीर बना जाता है,
और मैं तो अच्छा आदमी हूँ। और हमने ये भी देखा था कि अच्छाई का अमीरी और गरीबी के साथ कोई लेना-देना नहीं है। अच्छे अमीर भी होते हैं और अच्छे गरीब भी होते हैं, बुरे गरीब भी होते हैं और बुरे अमीर भी होते हैं, राइट? तो इस तरह से बोलने और सोचने वाला आम तौर पर वित्तीय बीमारी का शिकार होता है। हमेशा पैसों की कमी रहेगी उसके जीवन में, कभी पर्याप्त धन नहीं आएगा। हर महीने ईएमआई भरने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, उधार लेने पड़ेंगे, जुगाड़ करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, प्रोसेस क्या हो रही है? शायद वो अपने पुराने दोस्तों के प्रति कटु और ईर्ष्यालु है, जो ज़्यादा सफल उससे ज़्यादा सफल और दौलतमंद बन गए हैं। तो कभी भी अपने से ज़्यादा सफल और दौलतमंद लोगों के लिए जलन का भाव न रखें। ये चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, राइट? किसी भी प्रकार का नकारात्मक भाव अगर पैसों के लिए होगा, अपनी रिचनेस के लिए होगा, तो वह मुश्किलें पैदा करेगा। आप खुद ही अपनी राह में उन मुश्किलों को लेकर आएँगे, आप खुद ही धन के प्रवाह को अपने जीवन में आने से रोक देंगे। तो उन दोस्तों के बारे में नकारात्मक विचार रखकर और उनकी दौलत की निंदा करके वह दौलत और समृद्धि को खुद से दूर कर रहा है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास रुकना पसंद करेंगे, जो आपकी निंदा करता हो? ज़ाहिर है नहीं, और दौलत भी ऐसा नहीं करेगी। यह व्यक्ति उसी चीज़ को दूर भगा रहा है, जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। एक तरफ वो चाहता है कि उसको उसकी ड्रीम जॉब मिल जाए, अच्छी तनख्वाह वाली, और उतनी तनख्वाह पाने वाले लोगों से वो जलन रखता है। तो क्या वो उस ड्रीम जॉब को अट्रैक्ट कर पाएगा अपने जीवन में? नो। उसके लिए उसको ग्रेटफुल होना पड़ेगा। यहाँ पर वो 2 विरोधी प्रार्थनाएँ कर रहा है। एक तरफ तो वो कह रहा है मैं चाहता हूँ कि अब दौलत मेरी ओर प्रवाहित हो, लेकिन अगली ही साँस में वो कह रहा है उस आदमी की दौलत गंदी और बुरी चीज़ है। तो यह विरोध गरीबी और दुःख की राह का सूचक है। इस बात का ध्यान रखें कि आप दूसरे व्यक्ति की दौलत पर हमेशा खुश हो। तो कॉन्शियसली तो चाहते हैं कि मैं अमीर बन जाऊँ, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर आपकी बिलीफ क्या पड़ी हुई है? आपके थॉट क्या पड़े हुए हैं? उसके अकॉर्डिंग ही परिस्थितियों का निर्माण होगा, राइट? तो फिर एक बार रिपीट कर दिया है लेखक ने यहाँ पर कि कभी भी ना दौलत को गंदा कहें, ना अमीर व्यक्ति को गंदा कहें, ना उस व्यक्तियों को गलत कहें जो आपसे ज़्यादा सफल या अमीर हैं। उसके प्रति नकारात्मक भाव न रखें। अगर ये चल रहा है आपके मन में, तो उसको ग्रैटिट्यूड वाले भाव से चेंज कर दें। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, उसके लिए लिखना शुरू करें। मैंने बताया था आप लोगों को, राइट? कई बार अगर आप ग्रैटिट्यूड लिखने जाओगे, तो आपका माइंड जो है वो हेजिटेट करने लगेगा, लेकिन फिर भी लिखना, ग्रैटिट्यूड फिर भी लिखना, क्योंकि वो जो बिलीफ पड़ी हुई है वो ओवरनाइट चेंज नहीं होगी, उसको चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपके किसी नज़दीकी रिश्तेदारों से ही जलन होती है, कोई नज़दीकी रिश्तेदार आपका आपसे ज़्यादा अमीर है, आपसे ज़्यादा सफल है और आपके मन में उसके प्रति ईर्ष्या का भाव है, जलन का भाव है, तो अपने भावों को अभी चेंज कर लो। ग्रेटफुल हो जाओ उसके लिए।
उसकी प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस के लिए यूनिवर्स का धन्यवाद करो। और ये फेथ क्रिएट करो कि यूनिवर्स तो सबके लिए समान है। तो अगर वो आकर्षित कर रहा है, तो मैं भी आकर्षित कर ही लूँगा एक दिन। इनफैक्ट वो धन संपत्ति का प्रवाह अभी मेरे जीवन में प्रवाहित हो रहा है और उसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये लिखना शुरू कर दो। शुरू में हेजिटेशन आएगा, लेकिन अगर लिखते जाएँगे, तो धीरे-धीरे वो न्यूरल पैटर्न ब्रेक होते जाएँगे आपके माइंड से और ये जो नया ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो आप, अपनी धन संपत्ति, अपनी अमीरी के लिए, अपनी रिचनेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, लेविश लाइफ के लिए, अबंडेंट लाइफ के लिए, उसके नए न्यूरल पैटर्न आपके ब्रेन में उसकी वायरिंग होती जाएगी, कनेक्शन स्ट्रांग होता जाएगा। जितना ज़्यादा लिखते जाएँगे, उतना ज़्यादा धीरे-धीरे उसके प्रति वो भाव जो है, वो भी उभरते जाएँगे। जो नकारात्मक भाव है, वो धीरे-धीरे बिखरते जाएँगे। एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएँगे और जो आपने ये नया ग्रैटिट्यूड लिखा है, अपने धन-संपत्ति के लिए, उसका जो भाव है, पॉज़िटिव भाव, उससे आपका मन, आपका हृदय पूरी तरह से भर जाएगा और जिस दिन वो हो गया, मिरेकल हो जाएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो सारे लिमिटिंग बिलीफ के पैटर्न्स जो है, वो ब्रेक डाउन हो जाएँगे और पॉज़िटिव अफ़र्मेशन और पॉज़िटिव ऑटो सजेशन है, उसके जो भाव है, उससे आपका मन जब भी भर गया, तो वो आपके सबकॉन्शियस को रिफ्रेम कर देगा और फिर वो प्रॉस्पेरिटी, वो आपके जीवन में अट्रैक्ट आ जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फ़ेवर में काम करने लगेगा। फिर आप ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ को अट्रैक्ट कर लेंगे, ऐसे रिसोर्सेज़ को अट्रैक्ट कर लेंगे, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेंगे, जो आपको अमीर बनाने में मददरूप हो। सारी चीज़ें सही होती जाएगी, बशर्ते आप अपने माइंडसेट को चेंज करें। अलाइनमेंट में ला दें अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपनी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी के अंदर, एनर्जी के साथ। अलाइनमेंट में आने के लिए अपने भावों पर काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपके भावों के भावों के अनुरूप और उसी अनुपात में मैनिफेस्टेशन करता है। क्लियर? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। चलिए, यस, वेरी गुड। तो आगे बढ़े बुक रीडिंग में। यस, तो अपने निवेशों की रक्षा करें। अगर आप निवेश संबंधी मार्गदर्शन चाहते हो या अपने शेयर या बॉन्ड्स के बारे में चिंतित हो, तो धीरे से दावा करें। असीमित बुद्धि मेरे सभी वित्तीय मामलों को नियंत्रित करती है और उनकी निगरानी करती है। तो मैं जो भी करूँगा समृद्ध होगा, वो बढ़ेगा। अगर आप इसे बार-बार पूरी आस्था और विश्वास से करते हैं, तो आप पाएँगे कि आपका अवचेतन मन समझदारी भरे निवेशों की ओर आपको मार्गदर्शित करेगा। यही नहीं, आपको नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि नुकसान होने से पहले ही आपको जोखिम भरे शेयरों को बेचने का संदेश मिल जाएगा। कितने लोग यहाँ पर डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं? कितने लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे? और वहाँ पर आपको लगता है आपका पोर्टफोलियो हमेशा रेड रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए है। जहाँ पर भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट करते वक़्त हमारी इच्छा तो यही रहती है ना कि उसमें मैक्सिमम रिटर्न मिले और अगर दूसरे लोगों को मिल रहा है मैक्सिमम रिटर्न, तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा?
शेयर मार्केट में मंदी में भी लोग कमाते हैं। मार्केट गिरता है तब भी लोग कमाते हैं ना। ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऊपर जाता है तभी कमाते हैं। तो मार्केट गिरता है तब भी वही कमाते हैं, जिसका माइंडसेट ये है कि मार्केट चाहे कैसा भी चले, मैं तो इससे कमा ही लूँगा। लेकिन अगर इसकी विपरीत बिलीफ पड़ी हुई है, तो मार्केट ऊपर जाएगा तब भी आप लॉसेस बुक करना पड़ेगा। आप वैसे ही शेयर सिलेक्ट करोगे जो तेज़ी में भी नहीं चलेंगे। मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन आपने जो शेयर सिलेक्ट किया था, उसके दाम कम हो रहे हैं। तो वहाँ पर ऐसी कौन-सी चीज़ है, वो कौन-सा फैक्टर है, जिसने काम किया? आपने क्यों उस शेयर को चुना, जो तेज़ी में भी नहीं बढ़ रहा है? वहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट के लिए जो बिलीफ थी, उस बिलीफ ने काम किया है। शायद आप कॉन्शियसली तो यही चाहते हैं कि मैं शेयर मार्केट से कमा लूँ, अच्छे पैसे कमा लूँ। लेकिन वहाँ पर डाउट की एनर्जी ज़्यादा हावी है। डाउट में हो आप, क्या मैं कमा पाऊँगा कि नहीं? क्या मेरे शेयर बढ़ेंगे कि नहीं? पता नहीं शेयर बाज़ार कैसे जाएगा? मेरे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? और यही बात सिर्फ़ डायरेक्ट इक्विटी में भी नहीं, म्यूचुअल फंड्स में भी लागू पड़ती है। अगर ये माइंडसेट है तो आप म्यूचुअल फंड भी ऐसा ही सिलेक्ट करोगे, जहाँ पर वो वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रहा है, डिक्लाइन हो जाएगा आपकी आप बढ़ना तो दूर की बात है, वो डिक्लाइन हो जाएगा और ये होता है। लेकिन अगर आपने अपने माइंडसेट को अपने इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक कर लिया, पॉज़िटिव कर लिया, वहाँ पर आप ये बिलीफ लेकर आए कि मैं जहाँ पर भी निवेश करता हूँ ना, वहाँ पे मेरे रिटर्न बढ़ते ही हैं। मुझे हमेशा अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं मेरे इन्वेस्टमेंट पे। मुझे उस डिवाइन इंटेलिजेंस के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो मुझे गाइड करेगा, मुझे इंट्यूटिवली ऐसे ही मुझसे वो शेयर या फिर म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करवाएगा, जहाँ पर मैक्सिमम रिटर्न्स मिलते हैं। अगर ये फेथ रहा, ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ रही, तो फिर आप बाज़ार गिरे या ऊपर जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप हमेशा हाई रिटर्न्स को पाओगे। पहले अपने बिलीफ्स को चेंज कर लो, फिर कभी आपका पोर्टफोलियो रेड नहीं रहेगा, मंदी में भी कमाओगे, क्योंकि प्रोसेस क्या रहेगी? वो डिवाइन इंटेलिजेंस जिसके साथ आपका माइंड अलाइनमेंट में है, जहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि मुझे सिर्फ मैक्सिमम रिटर्न ही मिलता है मेरे निवेशों के ऊपर, तो आपका सबकॉन्शियस उस तरीके से काम करेगा कि जैसे ही कोई डिक्लाइन होने वाला होगा, तो आपको नुकसान हो उससे पहले ही आप उसको बेच लेंगे या फिर म्यूचुअल फंड में आप स्विच कर लोगे, राइट? वहाँ पे स्विचिंग का ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड में, राइट? तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बिलीव क्या है आपकी? उसके अकॉर्डिंग ही, उसी अनुपात में रिटर्न आपको मिलेगा। सेम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को किसी को 12% मिलता है, किसी को 17% मिलता है। म्यूचुअल फंड सेम ही है। लेकिन आपने कब इन्वेस्ट किया, कब से शुरू किया, कब स्विच किया, बीच-बीच में स्विच करते रहे कि नहीं करते रहे? क्योंकि उसके लिए भी तो आपके पास वो विज़डम होना चाहिए ना, वो विज़डम क्या है? विज़डम, इंट्यूशन वो सारी चीज़ें सबकॉन्शियस से आती है, जो आपको गाइड करती है कि यही टाइम है, स्विच कर लो। अभी डेब्ट फंड से इक्विटी फंड में शिफ्ट कर लेते हैं, मार्केट बढ़ेगा। वो आया कहाँ से?
और जब आप सोचते हो उसी के अकॉर्डिंग फिर मार्केट में वो होने भी लगता है। राइट? तो एक और बल्ब ऑन मोमेंट मिला आज कि मेरे इन्वेस्टमेंट में क्यों मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही, क्यों मुझे मेरे मनचाहे रिटर्न्स नहीं मिल रहे? कौन-सी मेरी बिलीफ काम कर रही है वहाँ पे? अगर बल्ब ऑन हुआ है तो चैट बॉक्स में टाइप करो बीओ और आज के बाद अपनी बिलीफ को सुधार लो, तो फिर डायरेक्ट इक्विटी में आपका पोर्टफोलियो ग्रीन ही रहेगा। म्यूचुअल फंड्स में आपके निवेश में हमेशा मैक्सिमम रिटर्न्स मिलेगा। तथास्तु। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी ने नहीं लिया है तो। क्या बोलेंगे? फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट संबंधी गाइडेंस चाहते हैं और वहां पर मैक्सिमम रिटर्न्स चाहते हैं, तो ये दावा करें कि असीमित बुद्धि मेरे सभी वित्तीय मामलों को नियंत्रण करती है और उसकी निगरानी करती है और मैं जो भी करूंगा वो समृद्ध होगा। मैं जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करूंगा वहां पे हाई रिटर्न्स मैं पैदा कर ही लूंगा, मुझे मिल ही जाएंगे। और इसे बार बार पूरी आस्था और विश्वास से करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका अवचेतन मन समझदारी भरे इन्वेस्टमेंट की ओर आपको गाइड कर देगा। और यही नहीं, आपको कभी नुकसान भी नहीं होगा क्योंकि नुकसान होने से पहले ही वह आपको जोखिम भरे शेयरों को बेचने का संदेश दे देगा। Isn't it miraculous? राइट? आगे बढ़े तो कुछ यूनिवर्सल लॉस को भी फॉलो करना रहता है धन संपत्ति को आकर्षित करने के लिए। तो बिना दिए आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। राइट? जब सीक्रेट मूवी आया था तब बहुत लोगों को मैंने देखा था, मेडिटेशन में बैठ जाते थे आंख बंद करके, मेरे ऊपर पैसों का पैसे गिर रहे हैं, पैसे गिर रहे हैं, पैसे गिर रहे हैं। सिर्फ ऐसा सोचने से पैसे नहीं आएंगे। पैसे कमाने के लिए आपको कोई सर्विस या प्रोडक्ट बेचनी पड़ेगी, आपको कुछ देना पड़ेगा। बिना कुछ किए कुछ भी नहीं मिलता है, वो कर्म का सिद्धांत है। पूरी गीता का अर्क ही यही है। कर्म किए जा फल की आशा मत रख। आशा मत रखिए नहीं, आशा यानी डेस्परेट होकर काम मत कर, सिर्फ अपने काम पे फोकस कर। तेरी जैसी फीलिंग रहेगी, तेरी जैसी आस्था रहेगी, तेरा जैसा सद्भाव रहेगा, उसी के अनुमत में तुम्हें फल मिलने ही वाला है। मिलने ही वाला है, गारंटीड। तो बिना दिए आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। बड़े स्टोरों में पहरेदारों और जासूसों को रखा जाता है ताकि वे सामान चुराने वाले लोगों को रोक सके। हर दिन वे कुछ लोगों को चोरी करते हुए पकड़ते हैं। इस तरह की चोरी करने वाले कमी और सीमा के मानसिक माहौल में रहते हैं। दूसरों से चुराने की कोशिश में वे अपनी ही शांति, सद्भाव, आस्था, ईमानदारी, अखंडता, सद्भावना और विश्वास को चुरा रहे हैं। राइट? तो चोरी आज के ज़माने में जब वर्चुअल हो गया है, तो फिज़िकल चीज़ों की चोरी ही चोरी नहीं है। अगर आप किसी का आर्टिकल चुरा कर अपने नाम पे डाल रहे हो, तो वो भी चोरी है। अब चोरी की डेफिनेशन भी बदल गई है, बदल के समय के अनुरूप। राइट? और जब भी आप चोरी करते हैं, तो आपके मन में फ़ियर रहता है कि नहीं रहता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ? आप अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं?
आप चोरी क्यों कर रहे हैं? चोरी इसलिए कर रहे हैं कि कहीं न कहीं आपने ये माना है कि मैं उसे खुद अपने दम पर हासिल नहीं कर सकता, इसलिए मुझे दूसरों से छीनना पड़ेगा या चोरी करना पड़ेगा। तो आप अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर डाउट कर रहे हो। अगर आप अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर डाउट करोगे, तो क्या आपकी स्किल बढ़ेगी? अगर आपकी स्किल नहीं बढ़ेगी, तो कैसे आप उसे मैनिफेस्ट करोगी? तो चोरी किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए चोरी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से छीनने की ज़रूरत नहीं है। हमने पहले ही देखा है यूनिवर्स में सारी चीज़ें अबंडेंस में है। 100 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़ वो हमारी मेंटल बिलीफ है कि ये बड़ी रकम है। यूनिवर्स के लिए 1 रुपया और 1 लाख करोड़ सेम ही है। वो आपको उसी के अनुपात में देगा, जिस अनुपात में आपकी सोच चल रही है, आपकी बिलीफ चल रही है। तो फिर क्यों लिमिट में रहते हो? अपनी सोच का दायरा बढ़ा क्यों नहीं लेते? अपनी स्किल को एनहांस क्यों नहीं कर लेते? अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा क्यों नहीं लेते? अपने विश्वास को और गहन क्यों नहीं कर लेते? और ये ट्रस्ट क्यों नहीं रखते कि मुझे जो मेरे जीवन में चाहिए, वो परमपिता परमात्मा, मैं उसकी संतान हूँ, वो मुझे दे ही देगा। ये ट्रस्ट क्यों नहीं रखते? आप ये प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं इस चीज़ को पाना चाहता हूँ, मुझे इस पाने के काबिल बनाओ परमात्मा। काबिलियत माँग लो उससे पहले, क्योंकि पात्रता के बगैर तो वो आपके पास आएगा ही नहीं। पहले आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा, राइट? वो थ्री इडियट का वो मुझे वो डायलॉग अभी याद आ रहा है। काबिल बनो काबिल, एक्सीलेंस का पीछा करो, सफलता तो साली जक मार के पीछे आएगी। तो ये तो हर हर जीवन के हर आयाम में लागू होता है ना। तो चोरी करने का या फिर छीनने का जो माइंडसेट है उसकी जगह पे उस चीज़ को पाने की काबिलियत मेरे अंदर डेवलप हो, क्या उस माइंडसेट पे हम शिफ्ट हो सकते हैं? किसी और का कंटेंट चुराने की बजाय मैं अपने क्रिएटिव माइंड को काम पर लगाऊँ और मैं कुछ नया क्रिएट कर लूँ। वो कैपेबिलिटी मेरे अंदर डेवलप हो जाए। क्या ये प्रार्थना कर सकते हैं हम यूनिवर्स से, डिवाइन इंटेलिजेंस से वो गाइडेंस माँग सकते हैं कि नहीं माँग सकते? आप जिस किसी में भी आस्था रखते हैं, आप उसको प्रार्थना कर सकते हैं, आपकी रिलीजियस बिलीव के अनुसार। कर सकते हो आप और वो दे ही देगा आपको, क्योंकि अल्टीमेटली मैनिफेस्ट तो आपका सबकॉन्शियस ही करता है। तो यहाँ पर भी अल्टीमेटली आपने चूज़ क्या किया है, उसी ने काम किया है। चैप्टर 10 में पहला ही सेंटेंस था, आपको अमीर बनने का हक है, बशर्ते आप उसे चुनें। तो फिर अपने दम पर जब हासिल करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस ही अलग होता है कि नहीं होता है? वो सैटिस्फैक्शन, वो फुलफिलमेंट अलग होता है कि नहीं होता है? जो चीज़ आपने चुरा ली या छीन ली, क्या उससे वो हैप्पीनेस मिलेगी आपको? आंसर इज़ एब्सोल्यूटली नो। और वो एक नेगेटिव कर्मा तो हुआ ही, उसके तो कॉन्सिक्वेंसेस आएँगे ही आएँगे, वो एक अलग बात है। अभी हम मैनिफेस्टेशन में माइंड का क्या रोल है उसके बारे में ही बात करेंगे। कौन-सी सोच से, कौन-सी बिलीफ से आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसकी क्लैरिटी लेना ज़रूरी है, ताकि आपको वो क्लैरिटी मिले कि एग्ज़ैक्टली मुझे सोचना क्या है, राइट? फिर एक बार सिस्टर शिवानी का वो सेंटेंस दोहरा देती हूँ, सोचने से पहले सोच लिया करो कि क्या सोच रहे हो, राइट? क्लियर? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर, फिर हम आगे बढ़ें।
तो जो लोग चोरी करते हैं, वो कभी शांति से रह नहीं पाएँगे। ईमानदारी तो उनकी खत्म ही हो जाएगी। विश्वास तो था ही नहीं तभी अपने ऊपर या फिर यूनिवर्स पे। और हमने डे 1 से देखा है, आपको आपकी आस्था के अनुरूप ही मिलेगा। तो विश्वास तो पूरा ज़ीरो है, तभी तो चुराने की सोच रहा है, छीनने की सोच रहा है। तो यही नहीं, इससे उनके अवचेतन मन में जो संदेश जाता है, उससे उनका बहुत नुकसान होता है। उनका कैरेक्टर, उनकी इंप्रेशन, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक शांति का नुकसान। ये तो साला चोर है, ये बोलेगा उसके लिए तो कैसा लगेगा? ये फ्रॉड है, ये लोगों के साथ फ्रॉड करता है। होते हैं ना कुछ लोग, भई इससे बच के रहना। तो क्या आपको क्या लगता है, फिर क्या अच्छी एनर्जी वाले लोग आपकी ऑरा में आएँगे? नो, उनके साथ आपकी एनर्जी मैच ही नहीं करेंगे, वो दूर ही रहेंगे आपसे। तो ये लोग ये नहीं समझते हैं कि उनका दिमाग कैसे काम करता है। उन्हें आपूर्ति के स्रोत में आस्था ही नहीं होती है। ये मानते ही नहीं है कि यूनिवर्स में सारी चीज़ें अबंडेंस में है, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल सकता है, ये ट्रस्ट ही नहीं होता है। तो अगर वे मानसिक रूप से अपने अवचेतन मन की शक्तियों का आह्वान करें और ये दावा करें कि उनकी सच्ची अभिव्यक्ति हो रही है, तो उन्हें सफलता और समृद्धि मिलेगी, डेफिनिटली मिलेगी। और फिर वही व्यक्ति ईमानदारी, अखंडता और लगन से खुद को और समाज को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो आज ये नई चीज सीखने को मिली, राइट? तो अगर कुछ कुछ भी चुराने का या छीनने का भाव है आपके मन में, छोटी से छोटी चीज, उसको अपने मन से पूरी तरह से निकाल दो। यूनिवर्स में सब कुछ अबंडेंस में है। इस सेंटेंस को बार-बार लिखना शुरू कर दो। यूनिवर्स में सब कुछ अबंडेंस में है, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलता ही है। अगर मिलता ही है, ये लिखने में हेजिटेशन आ रहा है, तो मुझे विश्वास है कि परमपिता परमात्मा मैं जो माँगता हूँ, वो मुझे ज़रूर देगा। मैं उसके लिए अपने आप को काबिल बनाने के लिए तैयार हूँ, उसके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ और मुझे जो चाहिए, वो मेरे जीवन में उसके कारण ज़रूर आएगा। ये भाव अपने मन में क्रिएट करके तो देखो, फिर ये भी क्लैरिटी लेके आओ कि उसके लिए आप क्या दोगे और कैसे दोगे? कौन-सी सर्विस, कौन-सी प्रोडक्ट दोगे? ऐसी कौन-सी सर्विस और प्रोडक्ट रहेगी जिससे हज़ारों लोगों को फ़ायदा हो या फिर उसके कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उससे मिले, राइट? अगर आपके पास कोई फिज़िकल प्रोडक्ट नहीं है, तो फिर आपके पास कोई सर्विस होगी, आप प्रोफ़ेशनल होंगे वहाँ पे। आप सीए हो सकते हैं, सीएस हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं। तो एज़ आर्किटेक्ट मैं वहाँ पर मेरे क्लाइंट का कैसे उसके प्लॉट का या फिर उसके घर का वो मैप बनाऊँ ताकि उसकी सारी ज़रूरतें उसने जो माँगा है वो तो पूरी हो, उसके अलावा एज़ एन एक्सपर्ट मैं अपनी ओर से कुछ ऐड ऑन कर देता हूँ, ताकि उनका जीवन उन्होंने जो सोचा था उससे भी ज़्यादा आसान हो। उनकी वो जगह है, वो जगह को मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन हो जाए, मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। कुछ और भी ऐड ऑन कर सकता हूँ, मैं उसको वास्तु के अनुरूप ग्रिड कर देता हूँ। तो उस जगह की एनर्जी भी पूरी पॉज़िटिव बनी रहेगी। ये कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप वैल्यू दोगे ना, उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे।
अपने काम को कितनी ईमानदारी से, कितने प्यार से और कितनी ज़्यादा वैल्यू ऐड करके कर रहे हो ना, उसी अनुपात में पैसे आएँगे आपके पास। जितने लोग अमीर हैं ना, वो कुछ न कुछ सोसाइटी को बहुत बड़ा दे रहे हैं कुछ न कुछ, तभी वो अमीर हैं। कोई भी अमीर ऐसे ही नहीं बना है, राइट? तो दौलत की सतत आपूर्ति कैसे हो? स्वतंत्रता, आराम और आवश्यक दौलत की सतत आपूर्ति आपके अवचेतन मन की शक्तियों को पहचानने में निहित है। ये आपके विचार या मानसिक छवि की रचनात्मक शक्ति को पहचानने में निहित है। अपने मस्तिष्क में समृद्धि से भरे जीवन को स्वीकार करें। अभी के अभी लिखो एक सेंटेंस। असीमित समृद्धि मेरे जीवन का सहज पाव है। लिखो। मैं इस समृद्धि का स्वीकार करता हूँ। अनलिमिटेड अबंडेंस इज माय बर्थ राइट। मैं उसे स्वीकार करता हूँ। आई एम एक्सेप्टिंग दिस। पहले स्वीकार तो करो। अभी तो 1 लाख से 1.5 लाख की सैलरी के लिए भी हेजिटेशन आ रहा है। अमीरी तो बहुत दूर की बात है। सारे हेजिटेशंस को हटाओ और उसके लिए पहले समृद्धि का स्वीकार करना सीखो। दौलत आपके माइंड में है। लिख लिया? तो दौलत की मानसिक स्वीकृति और आशा का अपना गणित और तथा अभिव्यक्ति का तंत्र होता है। जब आप समृद्धि की मानसिकता में कदम रखते हैं, तो उस समृद्ध जीवन को संभव बनाने वाली चीजें होने लगती है। अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर लो, समृद्धि अपने आप आएगी। राइट? तो करना क्या है? इसकी दैनिक घोषणा करें। अपने दिल पर लिख लें। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। मैं अपने अवचेतन मन की असीमित समृद्धि के साथ एकाकार हूँ। मैं अमीर, खुश और सफल बनने का मेरा अधिकार है। उस अधिकार का स्वीकार करता हूँ मैं। धन मेरी और मुक्तता से, प्रचुरता से और अनंत रूप से प्रवाहित हो रहा है। मैं हमेशा अपने सच्चे मूल्य के प्रति सचेत हूँ। मैं अपनी प्रतिभाओं को मुक्तता से देता हूँ और मुझे अत्यधिक वित्तीय वरदान मिलते हैं। ये अद्भुत है। मैंने ऑलरेडी आर्किटेक्ट का एग्जाम्पल देकर बता दिया है। उसने एज आर्किटेक्ट अपनी स्किल का तो उपयोग किया, साथ ही उसने वास्तु को भी ऐड कर दिया वहां पे, एड ऑन कर दिया वैल्यू। तो एक नॉर्मल आर्किटेक्ट की जगह उसने अगर वास्तु भी ऐड किया है, तो उसको ज्यादा पैसा देगा कि नहीं देगा उसका क्लाइंट? जबकि उसने नहीं मांगा था, लेकिन इसने ऐड ऑन कर दिया। खुशी खुशी देगा फिर उसकी फीस वो। यस और नो? तो अमीरी की राह पर आगे बढ़ने की पायदान क्या है? क्या है वो स्टेप्स? देख लें। तो सबसे पहले ये दावा करने का साहस जुटाओ कि आपको अमीर बनने का हक है। पहले वो अपने डाउटफुल वाली मानसिकता से बाहर आ जाओ। दावा करना बहुत जरूरी है। जब तक दावा नहीं करोगे, तब तक स्वीकार ही नहीं आएगा, और स्वीकार नहीं होगा तो सबकॉन्शियस में जाएगा ही नहीं। और जैसे ही दावा किया और स्वीकार किया, आपका अवचेतन मन आपके दावे को हकीकत में बदल देगा। आप जैसे तैसे गुजारा करना नहीं चाहते हैं। आप इतना सारा पैसा चाहते हैं ताकि आप जब चाहें तब अपनी मनचाही चीजें कर सकें। आपको प्राइस टैग देखने की जरूरत ना पड़े कभी भी शॉपिंग करने जाओ तो।
प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस बन जाए आपकी, आई कैन अफोर्ड एवरीथिंग वाले माइंडसेट में आ जाओ, और उसके लिए अपने अवचेतन मन की दौलत को पहचानो। राइट? अगर धन आपके जीवन में मुक्तता से प्रवाहित हो रहा है, तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। धन को ज्वार की तरह देखेंगे, तो ये आपके पास हमेशा बहुत सारा रहेगा। ज्वार का आना और जाना लगातार होता है। जब ज्वार चला भी जाए, तो भी आपको पूरा विश्वास होता है कि ये ज़रूर लौटेगा। इसीलिए अमीर कभी पूरी तरह से कंगाल नहीं होता है, क्योंकि उसकी प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस तो नहीं चली गई, सिर्फ़ उसकी दौलत चली गई है। और अगर कॉन्शियसनेस नहीं चली गई है, तो वो वापस दौलत को आकर्षित कर लेगा अपने जीवन में। तो अपने अवचेतन मन के नियम को जानने के बाद आपको हमेशा धन मिलता रहेगा, चाहे वह किसी भी रूप में मिले। कई लोग तंगी में जीते हैं और उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। इसका एक कारण ये है कि वे धन की निंदा करते हैं। आप जिसकी निंदा करते हैं, वह पंख लगाकर दूर उड़ जाता है। राइट? तो कभी भी अमीरों को या पैसों को कोसे नहीं। ये हमने कल के सेशन में बहुत डिटेल में समझा है। और ये भी कल के सेशन में देखा कि धन को भगवान ना बनाए, ये सिर्फ प्रतीक है। बैलेंस लाइफ जीना है अपने को। याद रखें, सच्ची दौलत आपके दिमाग में है, और आप यहाँ पर संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं, और इसमें अपनी ज़रूरत का सारा धन हासिल करना भी शामिल है। तो धन को अपना एकमात्र लक्ष्य ना बनाएं। दौलत के साथ-साथ खुशी, शांति, सच्ची अभिव्यक्ति और प्रेम का भी दावा करें। सबके प्रति प्रेम और सद्भाव रखें, फिर आपका अवचेतन मन इन सभी क्षेत्रों में आपको चक्रवृद्धि ब्याज देगा। और गरीबी में कोई गुण नहीं है। विक्टिम बने रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये एक मानसिक रोग है। आपको इस मानसिक संघर्ष या बीमारी का तत्काल इलाज कर लेना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पर किसी दड़बे में रहने, चिथड़े पहनने या भूखे मरने के लिए नहीं आए हैं। समृद्ध जीवन जीने के लिए आए हैं। लेविश लाइफ जीने के लिए आए हैं आप। अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को भुगतने के लिए आए हैं। इसलिए कभी भी गंदा पैसा ऐसी शब्दावली का प्रयोग ना करें, ना ही ये कहें मैं धन से नफरत करता हूँ। आप जिसकी आलोचना करेंगे उसे खो देंगे। धन अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं है। इसके बारे में इस तरह सोचने पर वह वैसा बन जाता है। तो बार-बार दोहराएं, मैं धन को पसंद करता हूँ, मैं इसका प्रयोग समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से करूँगा। मैं इसे खुशी के साथ मुक्त करता हूँ, और ये 1000 गुना होकर मेरे पास लौट आता है। ऑलरेडी इसका असाइनमेंट तो हमने कर लिया है। तो धन तांबे, जस्ते, टीन या लोहे से ज़्यादा बुरा नहीं है, जिसे आप ज़मीन में पा सकते हैं। सारी बुराई मस्तिष्क की शक्तियों के अज्ञान और दुरुपयोग के कारण ही उत्पन्न होती है। तो इसीलिए आप जो पाना चाहते हैं, अपने मस्तिष्क में पहले अंतिम परिणाम की तस्वीर बना लें उसकी, जैसे उस डॉक्टर ने किया था। तो आपका अवचेतन आपकी मानसिक तस्वीर पर प्रतिक्रिया करता है और उसे साकार कर देता है। वो अनाथ, गरीब, पढ़ाई के भी पैसे नहीं थे वो बच्चा, सिर्फ डॉक्टर बनने का सपना इतना क्लियर कट देखा तस्वीर वाली टेक्निक से, और वो परिस्थितियाँ ऐसी निर्माण हुई उसके जीवन में कि मेडिकल कॉलेज की फी भरने वाला बंदा भी मिल गया और वो डॉक्टर बन गया। और बिना कुछ दिए कुछ पाने की कोशिश छोड़ दें। देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। कुछ पाने के लिए कुछ देना तो पड़ेगा ही। अगर आप अपने लक्ष्यों, आदर्शों और कामों पर मानसिक ध्यान देंगे, तो आपका अवचेतन मन हमेशा आपका साथ देगा। दौलत की कुंजी अवचेतन मन के नियमों को लागू करना
और इसमें दौलत के विचार का बीज बोना है। राइट? क्लियर? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। तो आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं, सीमित करते हैं। चैप्टर 10 आज पूरा हो चुका है। आज क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले तो हमने कल हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई किया और आज कैसे उसके ऊपर काम करना है ये भी हमने सीखा। तो आज के बाद ये शिकायत नहीं रहनी चाहिए कि मैं अपनी लिमिटिंग बिलीफ के ऊपर काम कैसे करूं। राइट? तो आज के सेशन में आपका क्या टेक अवे है, क्या आपका प्रतिभाव है, मैं जानना चाहूंगी। कौन शेयर करेगा सबसे पहले? यस हमीदा जी, हमेशा पहले होती है वो। आप अपने जीवन में भी हमेशा अग्रसर रहेगी, देखना। थैंक यू मैम फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस। आज की जो सेशन है उसमें हमें यही मिला, जो हम चाहते हैं उसको बच्चे के लिए हो या अपने के लिए हो, पहले तो हमें माइंड सेट करना है, गोल तैयार करना है कि हमें क्या चाहिए। हमें अच्छा नंबर में पास करने के लिए चाहिए या अबंडेंस चाहिए, जो भी चाहिए उसके लिए हमें पहले ग्रेटिट्यूड लिखना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए और उसको विजुअलाइज करना चाहिए। उसका इमेज क्रिएट करके हमें आगे का स्टेप लेना चाहिए, अपने माइंड थॉट पावर चेंज करके उसको उस प्रतिक्रिया को अपने आप में उभार लाने के लिए प्रयास करना चाहिए और वो चीज अपने आप मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड। आपने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं। थैंक यू सो मच हमीदा जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। यस, रेखा जी कुछ कहेंगी? रेखा जी? यस रेखा जी, अपने आप को अनम्यूट कर लो। ओके, चलिए रेणुका जी आ गई है। वेलकम रेणुका जी, बताए। हैप्पी मॉर्निंग मैम। हैप्पी कल मॉर्निंग। कल हमने जाना कि हमारा लिमिटिंग बिलीफ क्या है, हमने शेयर भी किया था कि आज हमने ये सीखा कि असीमित प्रॉस्पेरिटी हमारे लाइफ में कैसे है। जैसे मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि किसी के पास है तो अपने को उसको देख के चलना नहीं है। हम 3-4 दिन से सीख रहे हैं, पर यूनिवर्स ने उसको दिया है तो वो हमको भी देगा, क्योंकि उसके पास हर चीज अबंडेंस में है। तो मतलब अनलिमिटेड अबंडेंस को आज हमने मैनिफेस्ट किया है इस सेशन में। यस पहले हम पर्याप्त धन को मतलब सोचते थे कि हमारे पास पर्याप्त धन रहे, फिर हम अप्रत्याशित राशि के लिए सोचते थे। अब फिर हमने ये सीखा कि वी कैन अफोर्ड एवरीथिंग एंड आई हैव मोर देन इनफ मनी वॉलेट में या अपने पास में या जो भी। और आज मतलब चारों तरफ से जैसे जो होता है प्रॉस्पेरिटी, उसको हमने सीखा कि उसको हम कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं, क्या बैरियर है, यस कैसे हटाना है। आज के सेशन में ये सीखा और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था मैम, सच में। यस, थैंक यू सो मच रेणुका जी। वेलकम मैम, थैंक यू थैंक्स टू फॉर योर यू मैम। शेयरिंग। डेली आप हमें कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, डेली नया सीखने को मिलता है, और ये जो चीज आप जो सिखा रहे हैं वो कोई नहीं सिखा सकता। मैं सचमुच चाहती हूँ कि सभी के जीवन में समृद्धि का असीमित प्रवाह आए। इस पृथ्वी का हर व्यक्ति समृद्ध बने, क्योंकि यूनिवर्स में अबंडेंस में है। फिर और स्कैरसिटी माइंडसेट में क्यों रहना? तो वहां पर निवेश करने प्रॉब्लम की भी जो आपने बात दिमाग बताई अगर वो दौलत अगर दिमाग में है तो मुझे तो माइंडसेट को ही शिफ्ट करना है ना। यस मैम, ये सारी चीजें तो आप ही करोगे। यस। जैसा ही माइंडसेट शिफ्ट होगा और आपके जीवन में असीमित समृद्धि आएगी, यही तो मेरा एम है कि सारे लोग समृद्ध बन जाएं, सारे लोग हेल्दी हो जाएं, सबके रिश्ते मधुर हो जाए, ताकि एक फुलफिल्ड लाइफ जी सके। हमारे तो मैडम सुखी दिन की शुरुआत अच्छी हो जाती है आपके लेक्चर से, तो वैसे ही
सब कुछ अच्छा होता है। थैंक यू हाँ, फॉर योर थैंक वंडरफुल यू। वर्ड्स। राइट, तो मैं थैंक तो यू। ग्रेटफुल हूँ जोसेफ मर्फी की, क्योंकि बुक तो उन्होंने लिखा है। मैं तो हम माध्यम हूँ, आपके मैंने तो ग्रेटफुल है। आपको बताया है। हम ग्रेटफुल है, ये बुक मेरे पास तो रखी भी थी मैम, पर मैंने कभी इस तरीके से नहीं पढ़ी। मेरे पास ये बुक 7 साल से रखी है। मतलब मुझे भी बुक पढ़ने का शौक है, पर मैंने कभी इस तरीके से इसको नहीं पढ़ा। सब मालूम है ये है, पर इस लेक्चर की अपनी, इस सेशन की अपनी इम्पोर्टेंस है। यस, मैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंसेस, अपना जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं मैक्सिमम अपना विजडम आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ कि आप सबका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। राइट, यही इंटेंशन है। और जो देते हैं वही लौट के आता है, और इसीलिए मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू रेणुका जी। यस, अब कौन शेयर करेगा? राजेश जी आए हैं 2 दिन के बाद। यस राजेश जी, वीडियो ओपन कर लो अपना। नहीं, मैं कल भी ज्वाइन किया था तो इंटरनेट की वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं अच्छा, ओके कल भी ओके ज्वाइन किया ओके। था। आज के सेशन तो में आपने क्या मैंने ये लेकर सीखा कि जो चीज हमें चाहिए ना, हमारी रीच में है, हम ही बुद्धू हैं। हमको कैसे उसको लेना है वो हमें पता ही नहीं है। हम उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। यूनिवर्स में सब कुछ है, अबंडेंस में है। उसको कैसे लेना है हमको आता ही नहीं है। कैसे कैसे अपने अंदर पॉजिटिविटी करनी है वो नहीं पता लगता हमको। तो ये सब आपके यहाँ से आने से पता लगा कि कैसे अफर्मेशंस लिखनी है, कैसे करना है, व्हाट वाई क्या है। अगर चाहिए तो क्यों चाहिए, वो क्या चाहिए ये भी नहीं पता, वो क्यों चाहिए ये भी नहीं पता, और अगर आ गया उसको संभालना कैसे ये भी नहीं पता। तो उसको लेंगे, थोड़ी सी खुशी मिलेगी, उसके बाद में फिर वो चीज चली जाएगी, फिर दूसरी डिमांड रख देंगे। तो उसको रोकना भी है। अगर कोई चीज मिली है तो उसको कैसे संभाल के रखना है, ये सारी चीजें जो हमें पता ही नहीं थी बिल्कुल भी, कि यूनिवर्स में सब चीजें अबंडेंस में हैं और हम सब लोगों के लिए हैं। पर कैसे उनको उनके तक, वहां तक कैसे पहुंचना है वो नहीं पता था। यस, तो और एक ये बहुत थॉट भी अच्छा। क्रिएट कर सकते हैं, आई एम अ ग्रेट मनी मैनेजर। मैं मनी को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ, चाहे हाँ जी, मेरे हाँ पास जी, 100 रुपये हो या 100 करोड़ हो या 1000 करोड़ हो। हाँ जी, आई हाँ कैन जी। मैनेज मैनेज मनी वंडरफुली, स्मार्टली। आई एम अ ग्रेट मनी मैनेजर। ये एक करेक्ट। एफर्मेशन भी आप लिख सकते हो, अगर संभालने वाला, अगर वो लिमिटिंग बिलीफ पड़ा हुआ है कि मैं कैसे संभालूंगा, मेरे पास 100 करोड़ आ गए तो मैं उसे संभालूंगा कैसे। आई एम अ ग्रेट मनी मैनेजर। कल तो मैंने बताया था कि 2-3 सीए हायर कर लेना। कहते हैं जो भाव अच्छे होते हैं तो यूनिवर्स हमको देता है, पर देता है हम्म तो उसको संभालना कैसे, ये भी हम्म। बहुत बड़ी चीज है इसको। वही संभालेगा ना, उसी के निगरानी में हूं मैं, सरेंडर हूँ। करेक्ट, 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 करेक्ट। तो हम बुद्धू नहीं है, हम बुद्धिशाली हाँ। है। भाव में रहो आप। आपने पहले ही नहीं नहीं, बोला हम बहुत बुद्धू अच्छी। है, भागते रहते हैं। बुद्धू नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को बुद्धू मानेंगे तो फिर बुद्धू ही रहे। तो चूज योर वर्ड्स वाइजली। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। यस, क्योंकि आपका आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके आपके प्रत्येक शब्द को सुन रहा है। सिस्टर शिवानी कह रही है हर क्षण रिकॉर्डिंग हो रही है, हर क्षण रिकॉर्डिंग हो रही है, इसीलिए हमेशा अवेयर रहो। आप रिकॉर्ड क्या करना चाहते हो अपने सबकॉन्शियस पे, क्योंकि आपका हर थॉट रिकॉर्डिंग कर रहा है, हर थॉट फीलिंग क्रिएट कर रहा है। इसीलिए 1 घंटे वाला वो मैंने दिया था, वो भी उन्हीं से प्रेरित हूं मैं। जी जी। हर 1 घंटे में अलार्म बजाओ, व्हाट आई एम थिंकिंग नाउ, चेंज योर थॉट। अगर नेगेटिव सोच रहे हो या फिर कोई कंस्ट्रक्टिव थॉट नहीं चल रहे माइंड में। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव नहीं सोच रहे लेकिन कुछ कंस्ट्रक्टिव भी नहीं सोच रहे होते हम, बेफिजूल सोच चल रही होती है, जिसका कुछ निकलने वाला नहीं है, अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले नहीं है उसके। अगर खराब नहीं मिलने वाले तो अच्छे भी नहीं मिलने वाले। तो हम तो हमेशा ऐसे ही थॉट पे ना रहें
कि हमेशा अच्छी अच्छी चीजें ही आती रहे हमारे जीवन में, आकर्षित होते रहे, क्योंकि हम जो भी सोचेंगे वही तो आकर्षित होगा। तो मैं सोच क्या रही हूँ इस वक्त, इस समय, और मैं इस वक्त किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ। ये भाव में जिस दिन आ गए ना, फिर मिरेकल हो जाएगा। राइट? फिर आप बच्चे के ऊपर गुस्सा भी करोगे ना, कई बार ऐसा होता है गुस्सा करना पड़ता है, लेकिन गुस्से का भाव नहीं होगा आपके मन में। डांट रहे हो बच्चे को, लेकिन सुपरफिशियल डांट होगी वो, और सोल लेवल पर आपका बच्चा भी वो जानता हो, वो भी तो एक सोल है ना। राइट? मैंने बीच में देखा था, आपका शायद वो पोता था, आया था आपसे मिलने, आप उससे प्यार हाँ कर जी, रहे हाँ थे। जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो स्कूल जा रहा था, वो दादा मिलने आया था मेरे को। कभी कभार दादा का रोल निभाते वक्त कभी डांटना भी पड़े बच्चे को, लेकिन फिर भी उस वक्त करेक्ट। आपके मन में भाव गुस्से वाला नहीं होगा, प्यार वाला ही होगा। हाँ जी, हाँ तो जी। डांटने के बावजूद भी बच्चा इमोशनली आपसे कनेक्टेड, हाँ डिस्कनेक्ट नहीं जी। होगा। और एज पेरेंट करेक्ट, यही करना, करेक्ट। बच्चे को सारी चीजें सिखानी है, वही हमारा रोल है एज पेरेंट। हम माली हैं, वो पौधा है, करेक्ट। उसका जतन करना है। लेकिन भाव हमारे नेगेटिव नहीं होने चाहिए, अंदर से भाव पॉजिटिव होने चाहिए। आजकल पेरेंटिंग के इश्यू क्यों हो रहा है? क्योंकि सारा ऑफिस का सारा फ्रस्ट्रेशन घर आके बच्चों पे निकाल रहे हो, फिर बोलते हो करेक्ट। बच्चे हमारे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते, हमें वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। तो आपने दिया क्या, वही लौट के आया आपके पास। नई जनरेशन को गाली मत दो। आपने जो दिया है, जो आपने जो बोया है, वही उग के आया है बाहर। व्हाट्सएप में बहुत मैसेज आते हैं, आजकल की जनरेशन बहुत खराब है, आजकल के बच्चे बहुत खराब है, माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। ऐसे ही नहीं आया है, वो आपके कर्मास के कॉन्सिक्वेंसेस है, उसको देखो पहले। आपने क्या दिया है अपने बच्चों को? जब उनको आपके प्यार की, आपके अटेंशन की जरूरत थी, क्या तब आपने प्यार दिया, अटेंशन दिया? आपने सिर्फ उनको फैसिलिटीज दे दी, अच्छा मोबाइल पकड़ा दिया, अच्छी स्कूल में एडमिशन करा दिया, अच्छे ट्यूशन में करा दिया, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज करवा दी, लेकिन बच्चे को आपका क्वालिटी टाइम चाहिए था। वो चाहता था कि एग्जैक्टली आप यही उनके कर रहे साथ हैं खेलें। सब। एग्जैक्टली यही कर रहे हैं सब। फैसिलिटीज दे रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं। बच्चों के पास टाइम हाँ, है ही नहीं किसी के पास। आप वीडियो गेम उसको दे रहे हो, लेकिन आप खुद उसके साथ बैठकर कैरम नहीं खेल रहे हो, आप उसके साथ बाहर जाके क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। फिर आप बोल रहे हो कि उसके उसके तो सोशल मीडिया में इतने दोस्त हैं, मुझे उसके बारे में जानना है तो मुझे उसके सोशल मीडिया में जाके देखना पड़ता है कि वो वहां पे कर क्या रहा है, वहां से पता चलता है। पहले शेयरिंग दोस्तों को करता है, आपको क्यों नहीं करता? कहाँ गया वो बॉन्डिंग? आप बोलते हो मैं इतनी मेहनत, इतना पैसा मेरे फैमिली के लिए तो कमा रहा हूँ, उन्हीं को तो दे रहा हूँ। आपकी फैमिली को आपका पैसा के साथ साथ आपका अटेंशन और प्यार भी चाहिए, ये आप भूल गए हो। कई बार तो कुछ पत्नियां बोलती भी हैं, पैसे कम दे दोगे तो चलेगा, एक गहना कम दिला दोगे तो चलेगा, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम मेरे पास बैठो, मेरे साथ बैठकर बातें करो। तो अल्टीमेटली हमने चैप्टर 10 में यही देखा कि सिर्फ धन को केंद्र में नहीं रखना है, हमें बैलेंस लाइफ जीनी। और बैलेंस लाइफ मतलब अच्छे पैसे भी कमाना, उसके साथ साथ फैमिली को भी अच्छा टाइम देना, फैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बढ़ाना, उसके साथ साथ अपने पर्सनल अचीवमेंट्स को, अपने करियर के गोल को, उसको भी हासिल करना, अपने सोशल गोल को भी हासिल करना, सोसाइटी के लिए कुछ करना। सोसाइटी ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, तो मेरे पास अगर 4 पैसे ज्यादा आ गए हैं तो कुछ मैं ऐसा करके जाऊं जाने से पहले, ताकि आने वाली 5 जनरेशन मुझे याद रखे कि मेरा दादा कुछ करके गया था, मेरी दादी कुछ करके गई। राइट? मैं तो कल मर जाऊंगी, लेकिन यूट्यूब पे मेरे वीडियो तो रहेंगे ना। तो कल मेरे
मेरे बच्चों के बच्चे तो देखेंगे उसको कि मेरी दादी और नानी क्या करके गई थी। तो एक लेगेसी छोड़ के जाना है, और हर कोई लेगेसी छोड़ के जा सकता है, तरीका सबका अलग होगा। वो भी पूछो आप अपने सबकॉन्शियस को, आदेश दो, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं आने वाली जनरेशन के लिए लेगेसी छोड़ के जाऊं। वही जवाब दे देगा आपको। मेडिटेटिव स्टेट में बैठ जाओ, आदेश दो उसको। उसके पास, आपके अवचेतन मन के पास आपके हर सवाल का जवाब है। मांग के तो देखो, मांगते ही नहीं, सवाल ही नहीं पूछते उससे, बाहर ढूंढते हो। राइट? तो थैंक यू सो मच राजेश जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। यस गोपाल जी, आप क्या यस, कहेंगे अब? मैं तो सरप्राइज कर रहा था कि आज एहसास हुआ कि इस ग्रुप का नाम मिरेकल मॉर्निंग क्लब क्यों है। सो मेनी मिरेकल्स इन टुडेज सेशन। और बात हुई कि आपको अगर कुछ पाना है तो कुछ देना भी पड़ेगा, तो यू हैव टू पे द प्राइस फॉर गेटिंग व्हाट यू वांट। ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर फ्री। So lot of नथिंग इज learnings अवेलेबल to फॉर फ्री। नथिंग इज अवेलेबल फॉर फ्री। कर्म, कृष्ण ने गीता में कहा है, किए बगैर हम्म। कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा। तो उस पल का, उस मोमेंट का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जब मैंने स्क्रॉल करते करते कई बार मिरेकल मॉर्निंग क्लब को अवॉइड किया, और फिर अचानक एक दिन उसको ओपन किया तो देखा कि वहाँ कुछ हो रहा है, और उसको ज्वाइन कर लिया। एंड आई फाउंड दैट समथिंग आई गॉट डिलेड इन गेटिंग इनटू द क्लब। तो काफी पहले आ जाना चाहिए था, ऐसा मुझे आज एहसास हो नहीं, रहा था। सब कुछ अपने सही समय पे ही हो रहा है। तो जो आपका समय आया। माइंडसेट जब आया ना, आपका माइंडसेट जब आया ना, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड ने आपको प्रेरित किया कि इस ग्रुप को ज्वाइन करो। नहीं, ग्रुप को ज्वाइन तो काफी पहले कर लिया था, लेकिन उसके अंदर जाके एक्सप्लोर नहीं किया था कि वहां हो क्या रहा है। आज उसका एहसास हुआ कि वही द नेम इज गिवन, मिरेकल मॉर्निंग क्लब। तो और दूसरा जो आपने राजेश जी को एग्जांपल दिया कि आप बच्चों के लिए क्या करते हैं, फिर उसके बाद बच्चे आपको वही ओल्ड एज होम में जाके छोड़ के आ जाते हैं और चले जाते हैं कि अपनी लाइफ अपने आप जीते रहो, जो भी हो रहा है होने दो। तो हमारे पड़ोस में एक इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, खुल्लर साहब। तो उनके बेटी और बेटा दोनों बाहर रहते हैं, तो वो कभी कभी जाते हैं, अपना साल में कुछ महीने वहां बाहर लगा के आते हैं। और फिर थोड़े से टाइम जब मौसम वहां पे एबनॉर्मल होता है तब वो इंडिया में आ जाते हैं। तो एक दिन वो शेयर कर रहे थे कि मेरा बेटा पता नहीं 9 साल बाद आया है, मेरी बेटी 6 साल बाद आई है। और उसके बाद वो एक सुंदर सा स्मार्टफोन उनको गिफ्ट कर गए, जाते जाते 1 महीना रहे और एक सुंदर सा स्मार्टफोन गिफ्ट कर गए, जिसको खुल्लर साहब को चलाना नहीं आता था। वो कहते हैं इसमें वीडियो कैसे बनाते हैं, वीडियो कैसे देखते हैं। तो मैं क्या, एक दिन आप मेरे पास आना, तो जितनी जानकारी मेरे को है मैं आपको बताऊंगा। तो वन डे आई कॉल्ड हिम इन द पार्क, और एक ऑनलाइन कोई म्यूजिक सेशन चल रहा था, तो मैंने उनको दिखाया कि देखो आप घर बैठे ऐसे पार्टिसिपेट कर सकते हो प्रोग्राम्स के अंदर। तो उनको अच्छा लगा, और उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं आऊंगा किसी दिन डिटेल से, और डिटेल में सीखूंगा कि इसको मोबाइल फोन को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। तो उनके बेटे उनको कि महंगा सा गिफ्ट देके और 1 महीने बाद चले गए। उनको एहसास हुआ शायद जो उन्होंने किया होगा उनको वापस उसी फॉर्म में मिल गया। तो अभी आपने जो राजेश जी को बताया, उसको मेरे को सीधा स्ट्राइक किया कि खुल्लर साहब ने मेरे को क्या दिखाया कि देखो मेरा फोन कितना सुंदर है, लेकिन मुझे चलाना नहीं आता है। तो तो आपने जो ब्यूटीफुल दिया वही लर्निंग्स। लौट के टाइम आया थोड़ा सा आपके पास। कम होता है, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है, और जो रिकॉर्डिंग है वो भी पूरी तरह से देख नहीं पाते हैं। रिकॉर्डिंग लाइव कैंसल सेशन कैंसल का डिलीट, अपना अलग कैंसल मजा कैंसल होता है। डिलीट, कैंसल कैंसल डिलीट। मेरे पास हमेशा पर्याप्त समय होता है और मैं सारे रिकॉर्डिंग्स देख सकता हूँ।
ओके, मैं कोशिश कर इसको रहा हूँ कि रिपीट मत आपकी कीजिए रिकॉर्डिंग। गोपाल जी, इस सेंटेंस को आप बार बार रिपीट मत कीजिए। ओके, तो मैं रिकॉर्डिंग देखने की कोशिश कर रहा हूँ और उससे जानकारी और लर्निंग्स जो मिल रही हैं उसको अपने लाइफ में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, यही मैं कहना चाहूंगा। बाकी जो कंटेंट है वो तो उस पे मैं अभी कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। ओनली अबाउट द माई अपॉर्चुनिटी विच आई गॉट फ्रॉम द मिरेकल मॉर्निंग क्लब, एंड नाउ आई फील व्हाई द नेम इज गिवन मिरेकल मॉर्निंग क्लब। थैंक यू। थैंक यू सो मच गोपाल जी। यस, नीता रानी जी कुछ कहेंगी? अगर आप बिजी ना हो तो, वो ड्यूटी पे होती है शायद इस वक्त। हाँ, शायद वो बिजी। तो चलिए, ऑलरेडी काफी देर हो चुकी है, 8:30 बज चुके हैं। तो आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह निरंतर बहता रहे। अनलिमिटेड अबंडेंस आपके जीवन के हर आयाम में प्रवाहित होता रहे। ऐसी शुभ कामनाओं के साथ मैं इस सेशन को एंड करती हूँ। मिलते हैं कल सुबह ठीक 7 बजे एक नए सेशन के साथ। कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11, राइट? वहां पे और भी गहरे इंसाइट्स लेंगे। धन्यवाद।